क्या आपको भी कन्फ्यूजन है? फिजिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज कब हुआ है या नहीं हुआ है, फिजिकल चेंज हुआ है? तो ये सारे डाउट्स आपके आज क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को ज़रूर देखिए और समझिए केमिकल रिएक्शन होती क्या है। नमस्कार बच्चों, वेलकम टू स्केल अप क्लासरूम। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। ये क्लास 10th का चैप्टर 1 है, जिसमें हम ये समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनको कैसे ऑब्जर्व किया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। तो पहले तो हमें चैप्टर का टाइटल ही समझ लेना चाहिए कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या। केमिकल चेंजेस या फिर रिएक्शंस। केमिकल चेंज, जिसको आप केमिकल रिएक्शन भी समझते हैं, ये एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें आप देखेंगे कि एक या एक से ज्यादा के जो भी सब्सटेंसेस होंगे वो ऑल्टर हो जाएंगे एक या अगेन एक से ज्यादा नए डिफरेंट सब्सटेंसेस में। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, आप अगर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन कर देंगे हीट देकर, तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। अब इस प्रोसेस में आप देख सकते हो कि हो क्या रहा है। हाइड्रोजन के कुछ एटम्स हैं जो कि दो हैं, ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं अगेन वो दो हैं। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? वाटर का एक ऐसा नया अरेंजमेंट बना रहे हैं जिसमें दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का एटम लग रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। हर एक मॉलिक्यूल में दो एटम है। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है जिसमें अगेन दो एटम है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर O2 लिखा है। और यहाँ पर इसीलिए क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हैं 2H2 लिखा है। और यहाँ पर अगेन जो आया है H के दो एटम और एक ऑक्सीजन का मिलकर वाटर बना रहा है। अब क्योंकि दो बनेंगे इसलिए यहाँ 2H2 आया है, 2H2O आया है। क्लियर है? कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। केमिकल चेंजेस यानी केमिकल रिएक्शंस आपको आपकी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप डाइजेशन करते हैं फूड का, जैसे कि आप डाइजेशन करते हैं फूड का, तो फूड का जब डाइजेशन होता है तो क्या होता है, जरा समझेंगे। फूड में क्या प्रेजेंट होते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं राइस की, तो राइस में आपको क्या देखने को मिलेंगे? कार्ब्स देखने को मिलेंगे, प्लस कुछ फैट्स देखने को मिलेंगे, प्लस कुछ थोड़ा बहुत प्रोटीन देखने को मिलेगा, प्लस क्या देखने को मिलेंगे? थोड़ा सा फाइबर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों के साथ क्या ये एज इट इज एक साथ ही हमारी बॉडी में रिएक्शन करेंगे, डाइजेस्ट होंगे? नहीं। डाइजेस्ट होने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, यानी जो एक राइस था जो बहुत सारे सिंपलर सब्सटेंसेस से मिलकर बना था, वो अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब होंगे बॉडी में। तो उसको किसमें कन्वर्ट करना होगा? पहले तो डाइजेस्ट कर कर सिंपलर सब्सटेंसेस में। किसमें करना होगा कन्वर्ट? सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, यानी कि कार्ब्स को अलग किया जाए राइस में जो प्रेजेंट है, फैट्स को अलग किया जाए, प्रोटीन को अलग किया जाए, और जो फाइबर्स हैं वो रह जाएं। ठीक है, फिर इनको बॉडी अलग अलग एंजाइम छोड़कर रिएक्ट करवाती है, वो आप बायो में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ये समझाना चाहता था, जिसमें आपको शायद समझ आ चुका है, कि डाइजेशन ऑफ फूड में कॉम्प्लेक्स से, यानी कि जो आपने खाया है उसको डाइजेस्ट करके सिंपल सब्सटेंस बहुत सारे बन जाते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सब्सटेंस पहले क्या था? राइस, और नया सब्सटेंस क्या बन गए? सिंपल सब्सटेंसेस।
आगे और देखेंगे तो मैंने यहाँ पर क्या है, इधर क्या देख सकते हैं आप, बर्निंग ऑफ पेपर। क्या देख सकते हैं आप, बर्निंग ऑफ पेपर। तो क्या होता है इसमें, जब आप एक पेपर को लेते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसको इग्नाइट करते हैं, तो क्या होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐश में। ठीक है, और इसमें से कुछ हीट और लाइट भी आप निकलती हुई देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा, सब्सटेंस था पेपर जो कि कन्वर्ट हो गए नए सब्सटेंस ऐश में। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या है, कुकिंग ऑफ फूड। तो आपने बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लिए और उनको फूड को कुक किया। तो रॉ वेजिटेबल्स लिया आपने और उन्हें बहुत सारी हीट, वाटर, ये सब मिक्स करा, तो क्या बन गया आपका, कुक्ड फूड। नाउ इट इज रेडी टू ईट। हाँ, आप कहेंगे कि हम रो वेजिस को भी खा सकते थे। हाँ, खा सकते थे, लेकिन हमने फूड को कुक इसीलिए कर लिया ताकि वो सही से पकने के बाद डाइजेस्ट हो जाए। ओके, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पिक्चर में रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, कोई भी आयरन का सब्सटेंस, आयरन का मटेरियल, जैसे कि ये चेन हो सकती है, आपकी साइकिल हो सकती है, आयरन की नेल हो सकती है, इसको जब वाटर का प्रेजेंस मिलता है, मॉइस्चर की फॉर्म में हो सकता है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वेपर्स की फॉर्म में, और भी बहुत सारी फॉर्म हो सकती हैं, प्लस एयर जिसमें ऑक्सीजन मिल जाए, तो उसकी प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो आयरन का सब्सटेंस रस्ट हो जाएगा। किसमें चेंज आएगा, रस्टेड आयरन। ओके, इन सब के फॉर्मूलेस होते हैं डेडिकेटेड, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चा, आगे आता है, ये जो आपने केमिकल चेंजेस पढ़े, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको समझनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कि जब भी केमिकल चेंज होगा तो उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। आपने अभी, जब मैंने प्रीवियसली पढ़ा है, तो आपने क्या देखा, एक चीज हमने ली, कोई सब्सटेंस लिया और उससे एक नया सब्सटेंस मिल गया हमें, नया प्रोडक्ट मिल गया हमें, है ना। और क्या देखते हैं आप इसमें, आप देखते हैं कि एक बार अगर आपने पेपर को बर्न कर दिया, एक बार अगर आपने पेपर को बर्न कर दिया, तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, राख बन जाएगा। आप उसको, उस राख को उठा के क्या कन्वर्ट कर सकते हो पेपर में, नहीं, नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है, यानी एक बार ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो आप वापस से इनिशियल जहां पे था वहां नहीं लेके जा सकते। ठीक है, आगे है, आगे आप क्या देखेंगे, कि जब ये केमिकल चेंजेस होते हैं तो आपको बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस जो है वो देखने को मिल जाती हैं। इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के ऊपर सीबीएसई में एक क्वेश्चन आता है कि कैसे पता चलेगा कि हमारे यहाँ केमिकल चेंज अकर हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। उसको भी मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा आपको, मेरे साथ बने रहिए। तो बहुत सारे बच्चों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रही होगी जरूर कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, कि अगर मैंने एक आइस ली और उसको डाल दिया मेरे कोल्ड ड्रिंक में, फ्रूटी में, तो क्या होगा, वो कहाँ चली जाएगी आइस, क्या वो डिजोल्व हो गई जूस में, क्या उसने नया प्रोडक्ट बना लिया, या क्या हुआ, क्या हमें नहीं पता। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, कैसे आप जज करेंगे।
उस चेंज को। तो फिजिकल चेंज का मतलब क्या है कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा। इसका मतलब जो आपने आइस डाली थी जिस कोल्ड ड्रिंक में, क्या उस कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट चेंज हो गया क्या? या वो कोल्ड ड्रिंक कुछ और बन गई? नहीं ना, सेम ही रही ना, बस टेम्परेचर चेंज हो गया, ठंडी हो गई वो, कोई नया सब्सटेंस तो फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, तो जब कोई नया सब्सटेंस ना फॉर्म हो तो केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। ओके, ये क्या होता है, टेम्पररी है या रिवर्सिबल है। अब जैसे मान लीजिए आपने आइस डाली थी अपनी कोल्ड ड्रिंक में, कुछ टाइम बाद आपने वो नहीं पी, समहाउ आप कहीं चले गए और वो आपने वहीं छोड़ दी, तो जिस पर्पस के लिए आपने आइस डाली थी ठंडा करने को, वापस से रूम टेम्परेचर पे आके गर्म हो जाएगा, थोड़ा वार्म हो जाएगा। तो क्या हुआ, जिस प्रोसेस के लिए आपने स्टार्ट किया था टेम्परेचर, वही टेम्परेचर पहुंच गया। अगेन आपको अगर से पीना है तो क्या करना पड़ेगा, आइस डालना पड़ेगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा क्या, मत पीजिए कोल्ड ड्रिंक, बहुत हानिकारक होती है ये सेहत के लिए, बहुत एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने के। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होती हैं, मतलब सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब उसकी डेंसिटी, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे कि आपने स्टेट चेंज हो गई, आपने आइस डाला तो आइस क्या हो गई, जो कि सॉलिड फॉर्म में थी वो किस में चेंज हो गई, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई। इसमें जो एनर्जी का चेंज होता है वो बहुत मामूली सा होता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने को समझा ही दिया, मेल्टिंग आइस। कुछ और एग्जाम्पल अगर लें तो जैसे कि हम ले अगर वाटर को, हम सभी ने काम करा है, गर्मियां आ चुकी हैं, अब हम क्या करेंगे, आइस ट्रेज में लेंगे, वाटर फिल करेंगे और उसे कहाँ लगा देंगे, फ्रीजर में लगा देंगे। क्या होगा उससे, रेफ्रिजरेटर उस पानी के टेम्परेचर को उसके कहा ले आएगा, फ्यूजन पॉइंट पे ले आएगा, जिससे कि वो फ्रीज हो सके। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है शौकी। ठीक है, आपने लिया, जैसे आप देख सकते हैं कि आपने पेपर को कट किया, जब आप पेपर को कट करेंगे तो आपने उसकी सिर्फ क्या चेंज करी है, शेप चेंज करी है। ठीक है, तो ये जो कटिंग ऑफ पेपर हो गया, ये भी क्या हो गया, एक फिजिकल चेंज हो गया। कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना, पता लगा आपने पेपर काटा, टिश 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 टिश, और क्या बन गया, ये बन गया ट्रेसिंग पेपर। ऐसा हुआ क्या, नॉर्मल पेपर नॉर्मल रहेगा, ट्रेसिंग पेपर ट्रेसिंग पेपर रहेगा। हाँ जी, अगर आप क्या करें, चीनी लें, अगेन गर्मियां आ रही हैं, शिकंजी पियेंगे और बहुत सूदिंग होती है शिकंजी पीना। क्या करेंगे, वाटर में लेंगे, चीनी डालेंगे और डिजोल्व कर देंगे उसमें, है ना, सबने करा ये काम। तो उससे क्या होगा, ये जो डिसोल्यूशन है शुगर का वाटर में, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। आगे चलते हैं केमिकल चेंज में। केमिकल चेंज में हम सब क्या देखेंगे कि नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। ठीक है, परमानेंट होगा, इरिवर्सिबल होगा, यानी कि एक बार ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो तो लेने ही पड़ेंगे, नहीं प्रोडक्ट फॉर्म होकर ही रहेगा। हाँ जी, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो अलग अलग सब्सटेंसेस थे वाटर बनने से पहले। तो हाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है और ऑक्सीजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो दोनों क्या है, अलग अलग है। तो अगर मैं लूं वाटर को, क्या वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलती जुलती हैं? एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो पेशेंट जिनको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या हम ये तो नहीं करते कि ऑक्सीजन नहीं है, वाटर अवेलेबल है, तो एक काम करो, वाटर दे दो इनको, उसमें भी तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो मिल जाएगा इनको। नहीं, तो इसीलिए इस बात से आप ये समझेंगे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर, इन तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज। इसमें जो है एनर्जी का जो चेंज होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, यह काफी ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, जूल्स में, किलो जूल्स में आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मिनिमल नहीं होता, मिनिमम नहीं होता। तो एग्जांपल हमने लिया था रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन लिया है।
कुछ और एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। लाइक अगर हम एक कोल लें, कोल क्या है? फॉर्म ऑफ कार्बन। अगर इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें तो क्या होगा? इग्नाइट करने के बाद बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और कुछ आपको हीट एनर्जी मिलेगी, है ना? इसी हीट एनर्जी को यूज करके आप क्या कर सकते हैं? रोस्टिंग कर सकते हैं, करते हैं ना? कोयला लाते हैं, डालते हैं उसमें बारबेक्यू में, और वो क्या होता है फिर आपको आपकी जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको क्या करता है? कुक करके देता है, इसी हीट एनर्जी को यूज करके। ऐसे यहां अगर लेते हैं, कोई हाइड्रोजन गैस लेते हैं, क्लोरीन गैस लेते हैं, तो इससे क्या बनेगा? हमारा नया मॉलिक्यूल बनेगा जो कि क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड होगा। ये भी गैसियस फॉर्म में होगा। यहाँ पर कोल सॉलिड फॉर्म में रहेगी, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में रहेगी, और कोल के कुछ रेजिड्यूज रह जाएंगे पीछे। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो हमने अभी पीछे समझा था कि कैसे पता चलेगा, जो कि सीबीएसई में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। हाउ कैन यू से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? तो पहला है, अगर वहां पर आपको कोई स्टेट चेंज होती हुई दिख जाए, जैसे ऊपर हुआ ना, कार्बन को बर्न करा तो क्या हुई? कार्बन से और कार्बन डाइऑक्साइड निकली बर्न होने के बाद, तो स्टेट चेंज हुआ। चेंज ऑफ टेम्परेचर हो, अगर अगर आप देखो कि उसमें टेम्परेचर में चेंज हो गया है। एक एग्जांपल जैसे इसका समझते हैं कि अगर आप लें CaO, क्या होता है ये? क्विकलाइम। क्या होता है ये? क्विकलाइम। क्विकलाइम में अगर आप क्या करें? पानी डाल दें तो क्या बन जाएगा? CaOH होल ट्वाइस, जिसे क्या बोलते हैं? स्लेक लाइम, या कभी कभी लाइम वाटर भी बोल देते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होगा? जिस टेस्ट ट्यूब में आप कर रहे होंगे ये प्रोसेस, वो टेस्ट ट्यूब को अगर आप बॉटम पे हाथ लगाकर देखेंगे तो हल्का सा टेम्परेचर आपको वार्म दिखेगा, यानी कि हीट एनर्जी रिलीज होगी। हुआ चेंज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर टेस्ट ट्यूब का क्या था? कम, और यहाँ आते आते प्रोसेस होने के बाद क्या हो गया? ज्यादा। एवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन में आपको एज अ प्रोडक्ट उसमें से कोई गैस मिले, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई प्रोसेस हुआ उसमें से क्या आती है? स्मेल आती है। तो स्मेल आने का मतलब क्या है? सड़े हुए अंडों की बदबू आ रही है, बादाम सड़ गए ऐसी कोई बदबू आ रही है, या कोई फाउल स्मेल आ रही है, पंजेंट स्मेल। तो वो स्मेल अब तक कैसे आ रही है? क्योंकि उसमें से गैस निकली है। वो गैस हवा में डिफ्यूज होते हुए आप तक पहुंच रही है, जिसको आप ब्रीथ करके पता लगा रहे हो कि तो अजीब सी स्मेल आ रही है इसमें। ओके, कलर चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, तो कलर चेंज का क्या देखेंगे आप? जब आप देखेंगे कलर चेंज, तो आपने देखा होगा जो आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब उनके ऊपर रस्ट लग जाती है, वो क्या बन जाते हैं? रस्टेड आयरन ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो उसके ऊपर जो रस्ट है वो कौन सी आ जाती है? ब्राउनिश रेड। ब्राउनिश रेड सी रस्ट आ जाती है। और पहले वाले ऑब्जेक्ट क्या होता है? स्टील जैसी लुक दे रहा होता है, जो भी उसका नॉर्मल कलर होता है वैसे वो होगा। ठीक है, तो चेंज ऑफ कलर भी हमने समझ लिया।
आगे आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है इसको हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं बच्चा लोग। अभी के लिए भी समझ लीजिए कि जब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, प्रेसिपिटेट क्या होता है, मान लीजिए आपने दो सब्सटेंसेस को, एक सब्सटेंस 1 और एक सब्सटेंस 2, इन दो को रिएक्ट किया तो उनसे एक नया सब्सटेंस 1 बना और एक और नया सब्सटेंस 2 बना। तो ये जो नया सब्सटेंस है ये इस दूसरे नए सब्सटेंस से कैसे अलग होगा, तो ये इन दोनों में से कोई भी अगर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो एक जरूर क्या होगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा, जिसको आप लैब में फिल्टर आउट कर सकते हो फिल्टर पेपर की हेल्प से। ओके, तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे जो नया सब्सटेंस 1 बना है वो प्रेसिपिटेट है, तो ये क्या होगा, इनसोल्यूबल सब्सटेंस होगा, यानी कि ये नए सब्सटेंस सेकंड वाले से इनसोल्यूबल होगा, उसमें मिक्स नहीं हो पाएगा, यानी आप उसे आराम से छान सकते हो फिल्टर पेपर से। ओके, तो यहां पर हमने समझा कि हमारे पास क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। अब मैंने आपके सामने ये कुछ रिएक्शंस लिखी हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2। तो ये जो रिएक्शंस हैं इनका लिखने का यहाँ मोटिव ये है कि आप ये समझें कि मैंने इनको किस फॉर्म में लिखा है, सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखा है, एलिमेंटल फॉर्म में लिखा है। इन द प्रीवियस क्लास आपने जरूर पढ़ा था कि हम हमेशा जो भी अपने एलिमेंट्स होते हैं उनको एक सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, है ना, हाइड्रोजन का H, हाइड्रोजन का क्या लिखते हैं, H लिखते हैं, सल्फर का क्या लिखते हैं, S लिखते हैं, कार्बन का क्या लिखते हैं, C, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखते हैं, O लिखते हैं, जिंक के लिए क्या लिखते हैं, Zn लिखते हैं, सोडियम के लिए क्या लिखते हैं, Na लिखते हैं, है ना। ये सब पढ़े थे आपने। तो इन सबको पढ़ने के पीछे मोटिव क्या था, जब हम इनसे होने वाले केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो उनको हम किस फॉर्म में लिख सके, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सके। तो ये दोनों जो है वो क्या है, हमारी केमिकल इक्वेशंस हैं। तो क्या होती है केमिकल इक्वेशन, समझते हैं। केमिकल इक्वेशन, a chemical equation is a symbolical representation of a chemical reaction। यानी कि हमें केमिकल रिएक्शन को अगर सिंबॉलिकली पूरा ना लिखकर सिर्फ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो हम उसे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, सिंपल। अब इसमें जो LHS में होते हैं उनमें हर सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पर पहली इक्वेशन में कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन रिएक्टेंट, ऑक्सीजन रिएक्टेंट। ऐसे ही यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, अगेन दीज टू आर रिएक्टेंट्स। तो LHS में हमेशा मेंशन किए जाते हैं रिएक्टेंट्स जिनसे केमिकल रिएक्शन होगी। और राइट हैंड साइड में RHS में सब्सटेंस आते हैं उनको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इनसे, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है कौन सा है, ये H2O। ओके, एम आई क्लियर। अगर आपको इसमें समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, कोई चीज नहीं समझ आई हो, तो जरूर कमेंट करके मुझे बताएं, और क्या अच्छा लगा वो भी कमेंट करके बताएं। और इसमें अगर आपको कुछ और भी समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में जरूर कोशिश करूंगा कि मैं उस पर लेकर आऊं। तो इस केमिकल इक्वेशन में अगर आप देखेंगे
नंबर ऑफ एटम्स, मैं पहले की बात कर रहा हूं यहां पर, फर्स्ट केमिकल की इक्वेशन की, नंबर ऑफ एटम्स कार्बन एलिमेंट इन एलएचएस कितने हैं? 1। और आरएचएस में कितने हैं? कार्बन के एलिमेंट एनसी लिख देते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो वो कितने हैं? 1। ओके, मैंने ऑब्जर्व करा। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो एलएचएस में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, आई एम सॉरी, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, माफ कीजिएगा, कितने हैं एलएचएस में? एलएचएस में कितने हैं? 2। तो यानी कि एलएचएस में और आरएचएस में दोनों जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो इक्वल इक्वल हैं। तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है? दोनों तरफ पलड़ा कार्बन और ऑक्सीजन का सेम सेम है, इक्वल इक्वल है। यस, आप कह सकते हैं। सो फर्स्ट केमिकल इक्वेशन इज हियर बैलेंस्ड। अब सेकंड केमिकल इक्वेशन को देखेंगे, H2 एंड O2। तो लिखते हैं, ऐसे भी लिख के समझते हैं। H2 में यानी कि LHS में, मैं यहां LHS का लिखता हूं और यहां RHS के बारे में लिखता हूं। H2 plus O2 gives H2O। तो LHS में लिख लेते हैं, यहाँ RHS में लिख लेते हैं। तो ये हमारे हाइड्रोजन के, ये हमारे ऑक्सीजन के, कितने कितने एटम्स हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं एचएस में? 2 प्रोडक्ट में, वाटर में भी। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। तो यहां गड़बड़ हो गई है कि इसके और इसके, यानी एलएचएस में ऑक्सीजन एज अ रिएक्टेंट, आरएचएस में वाटर के साथ ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट जो है वो क्या है? इक्वल नहीं आ रहा है। तो पलड़ा क्या हो गया? इसका ज्यादा हो गया, इसका नीचे हो गया। वहां टोटल 4 एटम या 3 एटम्स। ये तो किसी लॉ का क्या है? ये तो किसी लॉ का क्या है? फॉलो नहीं कर रहा। कौन सा लॉ है ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो चैप्टर ये कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम्स थे, वो चेंज होकर ऑक्सीजन के एक बन गए? नहीं। हमने ये पढ़ा है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ ये नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो ये बैलेंस्ड नहीं है। सेकंड इक्वेशन is not balanced. Second chemical equation is not balanced. तो हम कब कहेंगे हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है? क्या समझा हमने? हम कब कहेंगे कि हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे यहां पर, जो अभी आपने समझी मेरे साथ। बस जो समझा है वही नोट करना है। इट इज अ केमिकल रिएक्शन
I mean equation in which the number of atoms in which the number of atoms of elements present in reactant side and product side are always equal in number. यानी कि जब LHS में रिएक्टेंट साइड में एक एलिमेंट के जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हो और जो RHS में एक एलिमेंट के उसी सेम एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हो वो सारे सेम हो, सबके लिए ये एप्लीकेबल हो, तभी वो बैलेंस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सा लॉ ओबे करता है? It obeys law of conservation of mass. It obeys law of conservation of mass. क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? अभी बिल्कुल मैंने बताया था, mass can neither be created, मेरे साथ साथ बोलेंगे, mass can neither be created nor be destroyed. किसके दौरान? During a chemical reaction. ओके अब ये जो सेकेंड इक्वेशन थी हमारी केमिकल इक्वेशन H2 plus O2 gives H2O, ये बैलेंस नहीं थी, तो उसको एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या होता है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो चाहे आपके पास आ जाए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या आ जाए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बात एक ही है। तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट में लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड इक्वल नहीं होते किसके? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, या ईच एलिमेंट भी कह सकते थे आप, ये हर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड। तो बच्चा लोग, आज के लिए इस वीडियो में मैं इतना ही यहाँ खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, इसने आपको हेल्प किया हो समझने में केमिकल चेंजेस क्या हैं, फिजिकल चेंजेस क्या हैं, केमिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस एक दूसरे से अलग अलग कैसे हैं, और केमिकल रिएक्शन हुई है ये कैसे पता लगाएं, केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये उन बच्चों तक पहुंचाइएगा जिनको इन कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन जब अनबैलेंस्ड है तो उसे बैलेंस कैसे किया जाए।